हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का मुंबई रीजन का क्वेश्चन पेपर, जो कि है 10th क्लास के लिए प्री बोर्ड का। ये आपका फर्स्ट प्री बोर्ड है और पेपर अगर आप देखो तो बहुत इजी था। तो इसमें हम सेट 1 मतलब मैक्सिमम बच्चों को सेट 1 ही आया था, तो हम यही पेपर देखने वाले हैं। सेट 1 का हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो पहले इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन ए। इस पेपर में टोटल 5 सेक्शन थे, उसमें हम सेक्शन ए देखने वाले हैं, जिसमें 20 एमसीक्यू थे। हर एक एमसीक्यू 1 मार्क के लिए था। अब इसमें सिर्फ हम एमसीक्यू इसलिए देखेंगे कि हम इसको अच्छे से सॉल्व करके समझ सके, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू था आपका, इफ एलसीएम ऑफ 26 एंड 169 इक्वल्स टू 13, देन एलसीएम ऑफ 26, 169 इज। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड है आपके पास। वो मेथड क्या है यहाँ देख लेते हैं। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर होता है कि नहीं। तो हमारे पास एलसीएम है क्या? नहीं, एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम हमें पता करना है। एचसीएफ की वैल्यू हमें पता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एलसीएम इक्वल्स टू 26 इंटू 169 अपॉन एचसीएफ कितना है हमारा 13। तो मैं यहाँ सीधा 13 लिख लेता हूँ। 13 से हम 26 को डिवाइड कर सकते हैं। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अब इसको 169 को हमें सिर्फ 2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो जल्दी से कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर? 338 है ऑप्शन में आंसर है। तो आपका बी का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। जिन बच्चों ने बी चूज किया है वो बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नेचर ऑफ रूट्स बोला है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे, रियल नहीं होंगे, इक्वल होंगे, ये हमें पता करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन को हम हमारे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a क्या है हमारा? यहाँ पर 2 है, b इक्वल्स टू -4 है और c इक्वल्स टू 3 है। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर रखकर इसका b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। -4 का स्क्वायर -4 इन ब्रैकेट 2, ओके, इंटू c कितना है हमारा 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ ब्रैकेट देने की जगह हम सिर्फ मल्टीप्लाई लिखते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं थी। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। ये आ गया आपका -8। पर हमारा आंसर -8 है, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि कोई रियल रूट नहीं है। ओके, यह है हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px² माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा देन p इक्वल्स टू। तो ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग है लेकिन है इजी। कैसे इजी है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है इन द फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट्स आपको फाइंड करना है या याद करना है। क्या था? तो मैं याद दिला देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। इस तरीके से हमारे पास रिलेशन है पहले से। तो हम इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये जो 3p है ये हमारा कांस्टेंट है, ये c है, ठीक है। अब x² का कोएफिशिएंट क्या है? p। तो a इक्वल्स टू p लिख देंगे। b कितना है हमारा यहाँ पर? -2। c कितना है? 3p। अब जस्ट हम क्या करेंगे, हमें बोला गया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, तो हम लिख देंगे -b अपॉन a इक्वल्स टू c अपॉन a, ठीक है।
लिख दिया हमने। अब देखते हैं यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, ए है, तो ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माइनस बी, ओके, इन ब्रैकेट -2 इक्वल्स टू, बी की वैल्यू हम रखेंगे, बी की वैल्यू क्या है -2 है, सी की वैल्यू कितनी है 3p, मैंने यहाँ पर रख दी वैल्यू, तो 3p की वैल्यू आ गई 2। अब हमें इस पर किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, p इक्वल्स टू 2/3। बी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -5 हैज़। अब यहाँ पर y नहीं है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे कि यहाँ पर गलती से x आया है, नहीं, ये x सही है। कैसे सही है, देखो हम मान लेते हैं इस तरीके से, एक सेकंड रुक जाइए जरा सा, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये है आपका ग्राफ, ठीक है, ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ है। तो x इक्वल्स टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, x इक्वल्स टू 0 कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, और x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5 मतलब ये वाली लाइन यहाँ से इस तरीके से जो जा रही है वो, तो ये दोनों क्या एक दूसरे को पैरेलल है, तो इनके बीच कोई कॉमन पॉइंट है क्या, नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट ऑप्शन है नो सॉल्यूशन। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखो इसको समझ लो पहले, -6,8 इस तरीके से ओरिजिन है हमारा, ठीक है, -6 बोला है तो हम इधर आएंगे -1 -2, यहाँ पर हम मान लेते हैं -6 है 8, तो यहाँ पर है इस तरीके से, ये हमारा -6 और यहाँ से 8, यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन, तो क्या अगर हम इसको जोड़ दें, मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 6 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 8, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया ना, 3 4 5 6 8 10, ये क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट से, तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये ऑटोमेटिक 10 हो गया, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ इन टू ट्रायंगल्स ABC DEF AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन FE इक्वल्स टू EA अपॉन FD, देन, तो यहाँ पर देखो, अब AB बोला है किसके इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन FE, ठीक है, इक्वल्स टू CA अपॉन FD। तो यहाँ पर हम देखते हैं AB है, फिर BC है, फिर CA है, पर यहाँ पर DE है, फिर FE हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे, EF समझेंगे इसको, ठीक है, और फिर FD, मतलब ये सीक्वेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि A के साथ D चाहिए, B के साथ F चाहिए, और B के साथ E चाहिए, ओके, और C के साथ F चाहिए। ये सीक्वेंस हमें जहाँ पर मिलेगा उसी को हम क्या करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। तो F के साथ यहाँ पर C है, D के साथ A है, और E के साथ क्या है B, तो हमारी कंडीशन पहले वाले में ही सेटिस्फाई हो रही है बिल्कुल, तो पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, हमें दूसरे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। इफ x cos 60 इक्वल्स टू sin 60, देन, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, पर कुछ बच्चों ने बहुत कंफ्यूज हो गए, इसमें वैल्यूज रखकर निकाला, तो उनका tan 60 और शायद cot 30 या cot 60 आ रहा था कुछ, तो हम इसको समझ लेते हैं पहले। x इंटू cos 60 इक्वल्स टू sin 60, ठीक है, तो x इक्वल्स टू sin 60 अपॉन cos 60, ठीक है, और इसी की वैल्यू क्या है tan 60, ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप जल्दी से।
इफ 2 sin 3x इक्वल्स टू अंडर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैं इसको लिख लूँगा पहले 2 sin 3x, इसकी वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3। तो sin 3x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में इसको हम इस साइड भेज देंगे, sin 3x इक्वल्स टू अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो अब आपको देखना है किस sin 3x की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2 है। तो याद है आपको टेबल? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम इसको क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाकर देखेंगे। अगर आप क्या, एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, कभी भी आप क्या करो, जब भी आपका पेपर हो इस तरीके से 2 ट्रायंगल बना लेना, एक 45 90 45 के लिए, एक 30 60 90 के लिए। तो ये जो है ये आपका अंडर रूट 3, ये 1 ये 2, ये वाला एंगल है 30, ये है 60 और ये है 90। ओके, तो अब आप निकाल सकते हो, आपको क्या चाहिए sin 3x। साइन मतलब क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये किसकी अपोजिट है, 60 की। तो आप यहाँ बोल सकते हो sin 60 इक्वल्स टू अंडर रूट 3 अपॉन 2। सो 3x की वैल्यू कितनी हो गई 60, x की वैल्यू कितनी आई फिर 20। आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In figure, if DE parallel to BC, AD equals to 3, BD equals to 4 cm and BC equals to 14, then DE equals 2। तो यहाँ पर देखिए आपको बोला है ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन देखकर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बीपीटी थ्योरम यूज़ करना चाहते हैं या उसका रेशियो निकालते हैं। पर आपको एक बात समझनी है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कॉमन एंगल है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल्स है। ठीक है, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हो क्या, AD अपॉन AB इक्वल्स टू DE अपॉन BC। बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। और बीपीटी थ्योरम का ये एडवांस एप्लीकेशन है, ये आपको इसको सिमिलर भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मेट का या इस रेशियो का यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास AD की वैल्यू है, AB की वैल्यू है क्या, नहीं। आपके पास AD की वैल्यू दी गई है 3, BD है 4, तो टोटल AB कितना हो गया 7। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज रख दूंगा बस। अब 3 अपॉन 7 इक्वल्स टू DE कितना है हमारे पास, DE नहीं दिया, DE निकालना है। ठीक है, DE BC कितना है 14। तो DE की वैल्यू कितनी आ गई, DE इक्वल्स टू 3 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 14 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, DE इक्वल्स टू 6। करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP अंडर रूट 8, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32 इज। तो हम इसको पहले समझते हैं कि यहाँ पर क्या है, अंडर रूट है। अंडर रूट है इसका मतलब हम अंडर रूट में एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते। अंडर रूट के साथ हम कोई दूसरा अगर अंडर रूट वाला नंबर ले तो क्या हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही रख देंगे। इसको पहले समझ लेंगे हम कि कैसे सॉल्व करना है। अंडर रूट 8 है तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अंडर रूट 18 है, 18 के फैक्टर्स क्या आते हैं 2 इंटू 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो ये हो गया 3 रूट 2। फिर अगर 32 देखें तो 16 इंटू 2 मीन्स 4 रूट 2। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक एक ऐड होता जा रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी 5 अंडर रूट 2। इसमें ऑप्शन है, बिल्कुल है ए, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। If the first term of an AP is P and the common difference is Q, then its 10th term is। तो आपके पास फॉर्मूला है ना यहाँ पर, कोई किसी भी टर्म के लिए AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, हम इसी में रखते हैं। हमें कितनी टर्म चाहिए, 10th टर्म चाहिए। तो फर्स्ट AP क्या है हमारा P है, तो P प्लस इन ब्रैकेट 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है Q, P प्लस 9Q है ऑप्शन यहाँ पर, पहला ही ऑप्शन है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर।
द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 28 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज 45 इज। अब हमें क्या करना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर मीन्स इस तरीके से हमें निकालना है, ये सेक्टर है हमारा माइनर सेक्टर, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला सिंपल है, याद कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए क्या फॉर्मूला है। जल्दी से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, चलिए मैं ही बता देता हूँ। 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जितना भी एंगल होगा, ये यहाँ पर जितना भी एंगल बनाएगा उस एंगल को हम यहाँ लिखेंगे। इसका एक्चुअल फार्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है हमारा 45 हमने लिख दिया। अब पाई आर स्क्वायर कितना है 45 अपॉन 360 इंटू पाई है 22 अपॉन 7 इंटू 28 इंटू 28। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अगर 90 से 360 को डिवाइड करें तो 4 आता है, तो 45 से करने के बाद क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, 8 आ गया। अब यहाँ पर आप 7 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब इस 4 से आप सिंपली इस 8 को डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पर 2 आ गया। अब इस 2 से आपको क्या करना है, इस 11 को डिवाइड करना है, जिससे आपके कैलकुलेशन क्या हो, बहुत सिंपल हो जाए। 11 इंटू 8 88, 8 कैरी हो गया। 11 इंटू 2 22 प्लस 8 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या। कहीं ये ऑप्शन आपका पहला ही ऑप्शन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम जल्दी से। The ratio of the areas of two circles whose ratio of circumference is in the ratio of 3:1 या 3:1। तो ऐसे दो सर्कल है, उसका आपको सर्कमफरेंस का रेशियो दिया है, आपको निकालना है एरियाज का रेशियो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी रेडियस है R1, इसकी है R2। ठीक है, तो सर्कमफरेंस क्या आ जाएगा इसका 2 पाई R1, इसका सर्कमफरेंस आएगा 2 पाई R2। अब इसका रेशियो ले लेते हैं हम, कितना है इनका रेशियो 3:1, 3/1। ओके, इक्वल्स टू 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2। 2 पाई कैंसिल हो गया, R1 और R2 का रेशियो ही क्या आया हमारा 3/1। तो हम इसको मान लेते हैं, फिर R1 कितना है 3x है, या आप इसको 3 भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं, यह 1x है। ठीक है, अब हमें रेशियो किसका चाहिए, एरियाज का। तो सर्कल का एरिया का रेशियो, एरिया क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई क्या, तो यहीं कैंसिल कर दिया हमने। R1 कितना है हमारा 3x या 3, आप 3 भी लिखो तो भी चलेगा, 1x का स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल, 3:1 है कहीं ऑप्शन यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पर पहले कैसे करना है वो समझ लेते हैं। ठीक है, आपको क्या बोला उन्होंने, मोड एंड मीडियन का डिफरेंस कितना है, तो 24 है। मैं लिख देता हूँ मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 24। ठीक है, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। अब आपको मीडियन एंड मीन का डिफरेंस निकालना है, पर आपको पता है क्या, मोड इक्वल्स टू एम्पिरिकल रिलेशन क्या है आपका, मोड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये लिख देंगे यहाँ पर मोड की जगह पर। ठीक है, तो क्या हो गया, मोड की जगह पर मैं ये एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दूंगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस मीडियन। अब इसको भूलना नहीं, हमने क्या किया है, सिर्फ मोड की जगह पर ये फॉर्मूला रखा है इक्वल्स टू 24 एज इट इज। 3 मीडियन में से 1 मीडियन चला गया, क्या होगा 2 मीडियन
माइनस 2 मीन इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पर देखो 2 मीडियन 2 मीन है, हमें क्या चाहिए, मीडियन एंड मीन चाहिए सिर्फ। यहाँ पर डबल है दोनों और यहाँ पर 24 है, तो 24 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। तो मीडियन माइनस मीन इक्वल्स टू 24। मीडियन माइनस मीन इक्वल्स टू 12 है। कहीं ऑप्शन 12, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, देखिए द सरफेस एरिया ऑफ द टू स्पेयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। द सरफेस एरिया ऑफ टू स्पेयर्स, अब ऐसे स्फीयर है आपके पास दो अलग अलग, सरफेस एरिया क्या है, उसका रेशियो है 1:2। ठीक है, तो हम पहले वाले का छोटे वाले का मान लेते हैं R1, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं R2। दोनों का रेडियस हमने मान लिया है। अब हम स्फीयर का एरिया देखते हैं। ठीक है, क्या है स्फीयर का एरिया, 4 पाई R स्क्वायर। तो ये R1 का स्क्वायर 4 पाई R2 का स्क्वायर कितना है, ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले तो क्या होगा, पहले ये समझ लो, R1/R2 1/√2, हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया है अभी। तो R1 को हम मानेंगे 1, R2 को मानेंगे √2। यहाँ पे x लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब उनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब। 4/3 पाई क्या है, दोनों तरफ है तो कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। ओके, अब R1 और R2 लेते हैं। तो R1 का क्यूब क्या होगा, R1 कितना है हमारा 1 है, R2 कितना है √2। ठीक है, इसका क्यूब चाहिए हमें। ओके, अब R1 का क्यूब क्या आ गया, 1/√8। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा, तो हम 2√2 क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। ये 8 है ना, 4 × 2 होगा इसका वैल्यू, तो हम इस 4 को बाहर ले लेंगे। ये आ गया हमारा आंसर 1:2√2 कही है, ये बी वाला करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच इज़ द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो मैंने अभी आपको बताया मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड तो कहीं है ही नहीं यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो देखते हैं फिर। अब लेफ्ट साइड में क्या है, 3 मीडियन है। ठीक है, तो 3 मीडियन के लिए हम हमारा फॉर्मूला सेटअप करते हैं, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड। अब ये 2 मीन इधर माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 मीडियन मोड प्लस 2 मीन, ये बी वाला ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। फिर अब 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगर नहीं समझ रहा है तो आप शांति से वीडियो को डबल से देखिए, और अगर कहीं डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, डाउट में क्लियर करूंगा बिल्कुल। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडेज। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई एक लीप ईयर है जिसमें क्या हो, 53 संडे आए। तो नॉर्मली कितने डेज आते हैं, कोई भी डे कितनी बार रिपीट होता है, 52 टाइम। कोई एक ही डे होता है जो 53 टाइम आता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 365। 365 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, 7 5 ज़ा 35 माइनस 35, यहाँ पर 1 आ गया, ये 5 नीचे आ गया। 7 2 ज़ा 14, 1 बचा। मीन्स 7 डेज के
2 वीक होते हैं और 1 डे रिमेनिंग एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है एक ईयर में। तो यही एक चांस है हमारा कि ये संडे हो। तो टोटल हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7 डेज। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 7। देखिए संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, कोई भी डे हो सकता है, पर इन 7 में से एक ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी? टोटल आउटकम कितने हैं? 7। इसमें से एक हमें काउंट करना है सिर्फ संडे का, तो 1/7। तो सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगर आपने 52 या अपॉन 365 या 53/365 लिया है तो आपको इसमें कंफ्यूजन ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो है ही नहीं कोई एमसीक्यू में। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, इर्रेशनल ही आएगा, है कि नहीं? वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट होगा नहीं, क्योंकि ये नंबर कंटिन्यू बढ़ता ही जाता है। आप चाहे 2 से करो, 3 से करो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। द रेशियो बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5, 15 एंड 20 इज। ठीक है, द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमें यहाँ पर 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमारे पास नॉर्मल मेथड क्या है? पहले हम 2 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं, फिर दूसरे 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम क्या करेंगे इसको? तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास है 5, 15 एंड 20। ठीक है, 3 नंबर्स है। तो 5 जो है इन दोनों का क्या है? एचसीएफ है, मतलब 5 के टेबल में ये दोनों आएंगे। तो अगर कोई नंबर 15 और 20 के टेबल में आता है तो इनडायरेक्टली 5 से डिविजिबल है ही। तो हमें सिर्फ इनका क्या करना है? एलसीएम निकालना है। 15 और 20 का एलसीएम कौन सा है? 60 है। और एचसीएफ क्या है? तीनों नंबर का 5 ही रहेगा। अगर तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर जो है वो एचसीएफ होगा, पर कब होगा? जब वो बाकी 2 नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 60/5। 5 1 जा 5, 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12:1। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट एमसीक्यू है। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज r सेंटीमीटर। ठीक है, द स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। द वुल सरफेस एरिया ऑफ 2 पार्ट्स विल बी। अब मैं ऐसे ही क्लास में पढ़ा रहा था एक बार, तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। ये क्या है? आपका रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। बच्चे बोल रहे थे सर अगर हमने इसको अलग किया तो एरिया जो होगा वो बढ़ेगा नहीं, कम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था, ऐसे रेक्टेंगल बनाया। इसका पेरीमीटर आप निकाल सकते हो, चारों साइड का सम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इसको इस तरीके से यहाँ से एक थोड़ा सा पोर्शन कट कर देते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो गया बेटा? फिर अब बताओ इसका पेरीमीटर बढ़ेगा या कम होगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ये तीनों साइड है कि नहीं? ये साइड इसके ही इक्वल होगी क्योंकि हम रेक्टेंगुलर एरिया वहाँ से कट कर रहे हैं, पर ये दोनों साइड का एडिशन होगा ना, तो पेरीमीटर बढ़ गया। तो हम क्या सोच रहे थे कि कुछ एरिया कट करने के बाद क्या होगा? पेरीमीटर कम होना चाहिए, पर यहाँ पेरीमीटर बढ़ रहा है, सिर्फ एरिया कम हो रहा है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन समझना है कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, पर एरिया तो बढ़ रहा है ना। ये हमारा स्फीयर है। क्या है? ये स्फीयर है। अगर हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इस तरीके के 2 पोर्शन हमारे पास होंगे। ठीक है, एक ऐसे एक ऐसे। तो हम क्या है? इसका एरिया निकालेंगे तो πr², 2πr², इसका 2πr²। पर इस ऊपर वाले पोर्शन का भी तो लेना है, काउंट करना है एरिया हमें। πr², ये πr², मतलब टोटल कितने πr² हो गए हमारे पास? 6πr²। ओके, तो टोटल इसका आ गया आंसर 6πr²। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना उसको भूलना नहीं। और आपको जो बाकी के आपके सेक्शंस है उसके डाउट भी मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। तब तक आप ये वीडियो देखकर इसको एक बार सॉल्व कीजिए और ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।
बाय सभी को।